SEER Foundation for the Blind. Welcome to the Special Education Preparatory Class Series, brought to you by SEER Foundation for the Blind. Our passion, special education. रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा व तालिबात, उम्मीद रखता हूँ आप सब बिल्कुल बाखैर व आफियत होंगे। हम आपको इस वीक की पहली क्लास में खुश आमदीद कहते हैं और आइए अब आज की क्लास का आगाज करते हैं। ओवर टू मिस राबिया। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है आई एनाटॉमी, जो कि हमने कुछ आई एनाटॉमी को कवर कर लिया था, कुछ आई पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। देन हम आज लेंस से स्टार्ट करते हैं। आइरस एंड प्यूपल के बाद हमारे पास आई पार्ट है लेंस। व्हाट इज़ लेंस, लेंस का फंक्शन, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेंस इज़ अ ट्रांसपेरेंट, शफाफ, इलास्टिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई का एक ऐसा पार्ट है जो ट्रांसपेरेंट भी है और इलास्टिक भी है। इलास्टिक, इसमें इलास्टिसिटी होती है, क्योंकि ये इलास्टिक मीन के ये साइज में बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इट इज़ लोकेटेड बिहाइंड द आइरस एंड प्यूपल। आइरस एंड प्यूपल के बिहाइंड साइड पे, बैक साइड पे होता है ये। इट ब्रिंग्स ऑब्जेक्ट इन टू फोकस ऑन रेटिना। ये रेटिना पर फोकस लेकर जाता है ऑब्जेक्ट का। इट इज़ द लाइट बेंडिंग स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई का एक ऐसा पार्ट है जो लाइट को बेंड करता है, यानी जितनी लाइट इंसान की आंख को ज़रूरत है उतनी लाइट आगे जाती है, बाकी लाइट वापस चली जाती है। लेंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैमरा ऑफ ह्यूमन आई। इसको ह्यूमन आई का कैमरा भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करता है। दैट हैज़ अकोमोडेटिव पावर। ये अपने अंदर एक अकोमोडेटिव पावर रखता है, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि इलास्टिक स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें। ठीक है, जब हम नियर ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो लेंस साइज में बड़ा हो जाता है, और जब हम फॉर ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो लेंस छोटा हो जाता है। इसलिए इसको हम अकोमोडेटिव पावर कहते हैं कि इसके अंदर एक अकोमोडेटिव पावर है। ह्यूमन लेंस इनसर्कल बाय सिलरी बॉडी मसल्स। ह्यूमन लेंस के को इनसर्कल किया हुआ है सिलरी बॉडी मसल्स ने, उन्होंने इसको होल्ड किया हुआ है सिलरी बॉडी मसल्स ने। रिफ्रैक्शन पावर ऑफ लेंस 22 डायोप्टर। 22 डायोप्टर होती है लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर। डायोप्टर में 22 होती है और कॉर्निया की 43 डायोप्टर होती है। इसके अलावा 25 to 35% रिफ्रैक्शन का काम लेंस करता है। टोटल रिफ्रैक्टिव पावर आई की कितनी होती है? 65%। नेक्स्ट, ह्यूमन आई लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्राओकुलर लेंस। इसको इंट्राओकुलर लेंस भी कहते हैं और इसकी शेप बाइकन्वेक्स होती है। ह्यूमन आई जो लेंस होता है इसकी शेप बाइकन्वेक्स होती है। साइज ऑफ ह्यूमन आई लेंस 10 डायमीटर। डायमीटर में इसका साइज ह्यूमन आई के जो लेंस होता है इसका 10 mm होता है। विट्रस ह्यूमर। व्हाट इज विट्रस ह्यूमर? एरिया ऑफ आई बिटवीन लेंस एंड रेटिना। रेटिना और लेंस, इसके सेंटर का जो एरिया होता है उसे हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर कैविटी। इसको पोस्टीरियर कैविटी भी कहा जाता है। जैसे कि हमने 2 कैविटी पढ़ा था आई में। एक कैविटी कौन सी है? एंटीरियर कैविटी। एंटीरियर कैविटी में एक्वस ह्यूमर होता है, और सेकंड कैविटी है हमारे पास विट्रस कैविटी। इसमें विट्रस ह्यूमर होता है। जो हमने एंटीरियर कैविटी पोस्टीरियर कैविटी, जो हमने एंटीरियर कैविटी पढ़ी थी उसमें 2 चैम्बर्स हमने पढ़ी थी, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर, और इसको हम विट्रस चैम्बर भी कह सकते हैं, या पोस्टीरियर कैविटी पोस्टीरियर। और विट्रस चैम्बर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें विट्रस ह्यूमर होता है। पोस्टीरियर कैविटी फिल्ड विद अ जेल लाइक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड। इसमें जेल लाइक, जेली जैसे जेल होता है उसकी तरह का एक फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमर। जो इसमें फ्लूइड होता है उसे ही हम विट्रस ह्यूमर कहते हैं, और ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन आई 80%। ये ह्यूमन आई का 80% पार्ट है। इसके अलावा बाकी जितने पार्ट्स हैं आई के वो 20% एरिया पर मुश्तमिल हैं।
कंपोनेंट्स ऑफ विट्रस ह्यूमर, यानी विट्रस ह्यूमर किस चीज़ से मिलकर बना है? प्रोटीन, ग्लाइकोसोनिक एसिड, इन दोनों चीज़ों से ये मिलकर बना है। फंक्शन इसका क्या है विट्रस ह्यूमर का? मेंटेनेंस ऑफ आई, सॉरी मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ ह्यूमन आई, ह्यूमन आई की शेप को मेंटेन रखता है। प्रोवाइड द क्लैरिटी ऑफ इमेज, इमेज को क्लैरिटी प्रोवाइड करता है। जैसा कि लेंस ने एक इमेज ले लिया, ठीक है, लेंस क्योंकि कैमरा ऑफ द आई है, इसलिए लेंस जो है वो एक इमेज लेता है। उसके बाद जो इमेज लेंस ने लिया, जब वो इमेज रेटिना पर जाएगा, रेटिना पर जाने से पहले ये उस इमेज को क्लियर कर देगा कि पिक्चर जो है वो धुंधली रेटिना पर ना जाए। इट इज़ अ शॉक्ड ऑब्जर्वर, शॉक्ड ऑब्जर्वर है मतलब कि अगर कोई चीज़ हमारी आंख पे आके लगती है तो इंजरी से मतलब शॉक्ड ऑब्जर्वर के हमारी इंटीरियर आई जो होती है, अंदरूनी आंख जो होती है, उस पर इफेक्ट ना हो, इसलिए ये फिर अंदरूनी आंख को चोट से बचाता है। क्वांटिटी ऑफ विट्रस ह्यूमन इन ह्यूमन आई 4 mm, 4 मिलीमीटर इसमें क्वांटिटी होती है विट्रस ह्यूमर की, या वॉल्यूम भी कह सकते हैं। एक्वस ह्यूमर का कितना था? 250 माइक्रोलीटर से लेकर 260 माइक्रोलीटर था, जबकि ये क्वांटिटी में एक्वस ह्यूमर से ज़्यादा है, क्योंकि 80% एरिया तो इसने कवर किया हुआ है हमारी आई का। देन हमारे पास आई पार्ट है शैलम कैनाल। इट कलेक्ट्स एक्वस ह्यूमर, ये एक्वस ह्यूमर को कलेक्ट करते हैं। जो एक्वस ह्यूमर हमने कॉर्निया के बैक साइड वाला पार्ट पढ़ा था एक्वस ह्यूमर, ये उसको कलेक्ट करते हैं फ्रॉम एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर से उसको कलेक्ट करते हैं। पोस्टीरियर चैम्बर में तो वो एक्वस ह्यूमर आता है ना जो सिलरी बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, तो जो एंटीरियर चैम्बर फिर थ्रू द प्यूपल वो एंटीरियर चैम्बर में आ जाता है। जब वो पोस्टीरियर चैम्बर वाला एक्वस ह्यूमर फिल हो जाता है तो वो थ्रू द प्यूपल, प्यूपल एक हॉल है, प्यूपल में से वो आ जाता है एंटीरियर चैम्बर के अंदर। एंटीरियर चैम्बर के अंदर जितना भी एक्वस ह्यूमर मतलब क्वांटिटी में जब वो ज़्यादा हो जाता है उस चैम्बर से, तो फिर शैलम कैनाल उसे कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके शैलम कैनाल के अंदर वो ड्रेनेज करते हैं, जो ट्रेबिकुलर मैशवर्क के नाम से, वो इसको ड्रेन करते हैं। और ये कल एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था कि ये ड्रेन कहाँ पर होता है। ये जिस पॉइंट पर ड्रेन होता है उसको हम कहते हैं लिम्बस, ये लिम्बस में जाकर ड्रेन होता है। शैलम कैनाल इज अ सर्कुलर कैनाल और सर्कुलर चैनल इन ह्यूमन आई, एग्जिस्टेड बॉर्डर बिटवीन सक्लेरा एंड कॉर्निया। शैलम, ये सक्लेरा और कॉर्निया के दरमियान में जो बॉर्डर होता है लिम्बस, ये वहाँ पर ही मौजूद होता है शैलम कैनाल। सिलरी बॉडी और सिलरी बॉडी मसल्स, ये क्या होते हैं? सिलरी बॉडीज जो होते हैं वो एक्वस ह्यूमर को प्रोड्यूस करते हैं, और जो सिलरी बॉडी मसल्स होते हैं वो लेंस की जो शेप होती है उसको अकोमोडेट करते हैं। देर आर 3 शेप्स ऑफ सिलरी बॉडी मसल्स, सिलरी बॉडी मसल्स की 3 शेप्स होती हैं। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडनल, नंबर 2 सर्कुलर, नंबर 3 ऑब्लिक। जो ऑब्लिक शेप्स होती हैं वो लेंस को बड़ा मोटा करती हैं। जब हम नियर ऑब्जेक्ट पर देखते हैं, जब हम नियर ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं, तो जो ऑब्लिक मसल्स होते हैं वो लेंस की शेप को मोटा कर देते हैं, थिक कर देते हैं। और जब हम फॉर ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो लेंस की शेप को जो मसल कंट्रोल करते हैं वो सर्कुलर हैं, और जो लॉन्गिट्यूडनल हैं, लॉन्गिट्यूडनल इस बहुत ज़्यादा जो हम फॉर ऑब्जेक्ट को देखते, जब ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं तो वो उसके लिए यूज़ होते हैं। इसके अलावा सिलरी बॉडी मसल्स क्या है? थिक रिंग ऑफ टिश्यू दैट encircle the lens, controls the shape of lens, it produce clear fluid of aqueous humor। नेक्स्ट हमारे पास आई पार्ट है कोराइड। इसको CH से ही शुरू होता है, तो इसको चोराइड नहीं पढ़ना है, इसको कोराइड पढ़ना है, H साइलेंट होता है। कोराइड इज अ थिन लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल है, थिन लेयर है, पतली सी लेयर है between sclera and cornea, sclera and retina, and choroid is also called middle layer। ये हमारी मिडल लेयर भी है। हमारी फर्स्ट लेयर क्या थी? स्क्लेरा, फाइब्रस लेयर थी। हमारी मिडल लेयर क्या है? कॉर्निया, कोराइड। मिडल लेयर ऑफ ह्यूमन आई, इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूवियल ट्रैक। ये यूविया ट्रैक बनाते हैं, यूविया ट्रैक। ये जो मिडल लेयर है ये यूविया ट्रैक बनाती है। थिकनेस ऑफ कोराइड 0.1 mm से 0.2 mm, 0.1 mm से 0.2 mm तक इसकी थिकनेस होती है कोराइड की। और ये कलर्ड आई पार्ट है, जैसे आयरस हमारा कलर्ड आई पार्ट था, इस तरह ये भी
कलर्ड आई पार्ट है, लेकिन वो हमारी आंख को कलर देता है। कोराइड का जो कलर है वो चॉकलेट कलर होता है। ये कलर इस वजह से इसमें मेलानिन्स होते हैं। मेलानिन इसलिए होते हैं क्योंकि जो हमारी आई में एक्स्ट्रा लाइट जाती है, ये कलर उसको ऑब्जॉर्व करता है। इट ऑल्सो कंटेन मेलानिन, इट कंटेन ब्लड वेसल्स, और ये ब्लड वेसल्स पर मुश्तमिल होती है। जो हमारा कॉर्निया है वो ए वेस्कुलर है और कोराइड ब्लड वेसल्स पर ये मुश्तमिल होती है। ए वेस्कुलर का मतलब होता है जिसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती, और वेस्कुलर मीन जिसमें ब्लड वेसल्स होती हैं। ये हमारे रेटिना को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ब्लड प्रोवाइड करती है, इंटायर आई को ब्लड प्रोवाइड करती है, एंड रेटिना को ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा फीड प्रोवाइड करती है। ऑलमोस्ट हमारी आई एनाटॉमी कवर हो चुकी है, कुछ मेजर पार्ट्स रहते हैं, इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। जी मिस तैयबा एंड सरनाइम, आप लोग इसमें कुछ ऐड करना चाहें? जी अस्सलाम वालेकुम। हम पेडागोजी में टाइप्स, कंपोनेंट्स और उसकी डेफिनेशन पढ़ चुके हैं। आज हम मॉडल्स ऑफ करिकुलम को डिस्कस करेंगे। सेवरल मॉडल्स ऑफ करिकुलम हैं, जिनमें 3 जो हैं वो मेजर हैं, जिन्हें ज़्यादातर स्टडी किया जाता है, कि जिनमें टेलर्स करिकुलम मॉडल, हिल्दा ताबास करिकुलम मॉडल्स और व्हीलर्स करिकुलम मॉडल्स शामिल हैं। तो सबसे पहला मॉडल है टेलर्स करिकुलम मॉडल। रॉफ टेलर ने ये मॉडल इंट्रोड्यूस कराया था 1949 में, और ये इनकी क्लासिक बुक बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन में उन्होंने मॉडल प्रेजेंट किया था। तो 1949 में ये मॉडल प्रेजेंट किया गया, इंट्रोड्यूस कराया गया। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये मॉडल 20th सेंचुरी में आया था, जबकि अभी यूडीएल की बात नहीं हुई थी। यूडीएल के बारे में आप जैसे क्या जानते हैं कि यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, ये भी एक बेहतरीन फ्रेमवर्क है। लेकिन उस वक्त जब ये मॉडल इंट्रोड्यूस कराया गया था तो कहा जाता था कि ये एक बेहतरीन मॉडल, अगर हम इसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट कर दें तो ये फिट फॉर ऑल इसको करार दिया गया था। इसके 4 कंपोनेंट्स कह लें या स्टेजेस कह लें या की स्टेप्स कह लें, कि जिनमें डिटरमिन द एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड इवेल्युएशन। जब इसने ये मॉडल इंट्रोड्यूस कराया था और ये 4 कंपोनेंट्स जो हैं इसके बताए गए, इससे पहले इन्होंने एक मैकेनिज्म भी दिया है कि जब हम करिकुलम को डेवलप करेंगे, करिकुलम को डिज़ाइन करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इनमें हमें कौन-कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना है। एक मैकेनिज्म भी इसने दिया था कि हमें ये देखना है कि हमारी सोसाइटी की नीड क्या है, हमारा फिलॉसफी ऑफ नेशन या जो हमारी फिलोसफिकल फाउंडेशंस हैं वो क्या हैं, हमारे लर्नर्स कौन हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने उनको जिनको ये करिकुलम डिलीवर करना है उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो लर्नर, जैसे कि आप जानते हैं कि डिफरेंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ होते हैं, और ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं ये बेसिकली लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। जैसे लर्निंग स्टाइल है, लर्निंग इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है, और बाकी जो पर्सनल ट्रेट्स हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये सारे के सारे क्या हैं, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और टेलर ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ये एक ट्रेडिशनल मॉडल है, लेकिन इसमें टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और स्टूडेंट्स की नीड्स को बेहतर तौर पे इन्होंने प्रेजेंट किया है। गोल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, इसका पहला स्टेज है जिसमें हम जानते हैं कि गोल्स क्या हैं, वो एक इंस्टीट्यूट लेवल पे होते हैं, एम्स नेशनल लेवल पे होते हैं। ये एक ब्रॉडर टर्म है, इसके अंदर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फॉल करते हैं, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये एक नैरो टर्म है, ये क्लासरूम लेवल पे अचीव किए जाते हैं। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, कि जो भी हम उनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस देंगे, हमारा जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है वो क्या होना चाहिए, और उन एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को हमने किस तरह से लेके चलना है एक सीक्वेंस में, और उनको ऑर्गेनाइज करना है एप्पल पाई ऑर्डर में। वो लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या हैं, एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस वो तमाम लर्निंग एक्टिविटीज़ हैं जो हम ओवरऑल एक करिकुलम के अंदर सीक्वेंस वाइज करवाएंगे स्टूडेंट से। इवैल्यूएशन, ये वही लास्ट कंपोनेंट है जिसमें हम डिटरमिन करते हैं ना सिर्फ स्टूडेंट्स की एकेडमिक और फंक्शनल अचीवमेंट को, बल्कि इसमें टीचर्स की रिफ्लेक्शन भी की जाती है कि जो इंस्ट्रक्शंस, जो करिकुलम,
जो लेसन एक हमने स्टूडेंट्स को लर्नर्स को डिलीवर किया है वो किस हद तक हमने उनको उनके ऑब्जेक्टिव्स को मीट किया है और हमारा ये हमने उसको सक्सेसफुली डिलीवर किया है या नहीं। नेक्स्ट मॉडल है व्हीलर्स करिकुलम मॉडल। डी के व्हीलर्स ने ये मॉडल इंट्रोड्यूस कराया था। ये भी सिमिलर टू है हमारे टेलर्स मॉडल से। ये भी एक ट्रेडिशनल मॉडल है, लेकिन इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी की बात की गई जिसकी वजह से ये फेमस हुआ। सिलेक्शन ऑफ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट, और लास्ट है इवैल्यूएशन। ये इसके स्टेजेस हैं। सॉरी, नंबर 1 है डिटरमिन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। जैसे कि पहले का भी यही स्टेप था। तो पहला स्टेप क्या है कि हमने गोल्स और एम्स को डिटरमिन करना है। हमारे कंटेंट से रेलेवेंट होनी चाहिए, इनको आपस में मैच करना चाहिए, बल्कि उनको हमारी जो इंडिविजुअल नीड्स हैं, जो लर्नर्स की नीड्स हैं, जो हमने एड्रेस किए होते हैं, उनको फुलफिल भी करना ज़रूरी है, नेसेसरी है। और लास्ट पे है इवैल्यूएशन, कि हमने उसी तरह से एक प्रोसेस को सीक्वेंस है। नेक्स्ट मॉडल है हिल्दा ताबास करिकुलम मॉडल। ये एक एजुकेशनिस्ट हैं और इन्होंने एक मॉडर्न करिकुलम मॉडल दिया है जिसको हम ग्रॉस रूट मॉडल भी बोलते हैं या ग्रॉस रूट अप्रोच भी कहते हैं। हिल्दा ताबा ने 1962 में ये मॉडल इंट्रोड्यूस कराया था और इनकी बुक में जिस बुक में इन्होंने ये मॉडल प्रेजेंट किया था वो है करिकुलम डेवलपमेंट प्रैक्टिस एंड थेरी एंड प्रैक्टिस, करिकुलम डेवलपमेंट थेरी एंड प्रैक्टिस उस बुक का नाम है जिसमें इन्होंने ये मॉडल प्रेजेंट करवाया है। इसकी 7 स्टेजेस हैं, लेकिन इससे पहले इनका ये बिलीव है कि जो इंस्ट्रक्टर डिलीवर करेगा करिकुलम को, उसको करिकुलम डेवलपमेंट का पार्ट होना चाहिए। यानी जब करिकुलम डेवलप किया जा रहा है तो उस टीचर को भी उसका एक अहम रुकन होना चाहिए, उसको उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स की कैलिबर का, उसकी नीड्स का, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स का, उसकी स्ट्रेंथ्स का ज़्यादा आइडिया होता है कि वो जो स्टूडेंट है वो उसका लेवल क्या है, उसका एज ग्रुप क्या है, उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो वो बेहतर तौर पे अपने लेसन को डिलीवर कर सकेगा। ये एक मॉडर्न फिलोसफी है और ये जो जॉन डेवी ने प्रोग्रेसिविज्म एक स्कूल ऑफ थॉट दिया था, ये उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी और उनसे इंस्पायर होकर इन्होंने ये एक मॉडर्न अप्रोच जो है वो प्रेजेंट की है। इसके 7 स्टेजेस हैं और ये हाईली स्टूडेंट सेंटर्ड है। इससे पहले हमने जो 2 मॉडल्स पढ़े हैं, व्हीलर्स मॉडल या फिर टेलर्स मॉडल, ये दोनों ट्रेडिशनल हैं, टीचर सेंटर्ड हैं, जबकि ये मॉडल जो है वो हाईली स्टूडेंट सेंटर्ड है। अभी आपको इसकी फर्स्ट स्टेज से ही आइडिया हो जाएगा, जैसे कि डायग्नोज द लर्नर्स नीड्स। इन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें लर्नर्स की नीड्स को आइडेंटिफाई करना है, स्टूडेंट्स की नीड्स को एड्रेस करना है और उसके बाद हमने उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स फॉर्मुलेट करने हैं। तो दूसरी स्टेज है फॉर्मुलेशन ऑफ गोल्स, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तीसरी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। नंबर 4 सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। नंबर 6 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस और नंबर 7 इवैल्यूएशन। तो ये 7 स्टेजेस हैं। पहले नीड और जो नंबर 1 नंबर 2 स्टेजेस जो हैं वो आपको इनका बखूबी अंदाजा हो चुका है, इसलिए हम इनको डिटेल में नहीं जाएंगे। लेकिन क्या है कि जो सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं या सिलेक्शन ऑफ कंटेंट है, कहते हैं कि ऐसा कंटेंट हमें सेलेक्ट करना है जो बच्चों की नीड्स को फुलफिल करे, एप्रोप्रिएट हो, वैलिड हो, सिग्निफिकेंट हो, उसकी क्रेडिबिलिटी हो, ताकि ना सिर्फ वो ऑब्जेक्शन जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करे, उनसे मैच करे, बल्कि बच्चों को भी हम एक्चुअली जो लर्निंग प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, जो हम उनको एक्सपीरियंसेस देना चाह रहे हैं, वो उनको मीट करें। ऑर्गेनाइजेशन यानी हमने जो लर्निंग रिसोर्सेज
जो हमने इंस्ट्रक्शनल मेथडोलॉजीज या इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हमने यूज करनी है वो भी सूटेबल होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। अब एक ग्रेड 6 का स्टूडेंट है, हमने उसको ग्रामर का कोई टॉपिक बढ़ा दिया तो वो क्या होगा, एक सिंपल या फिर इजी एक कॉन्सेप्ट होगा। लेकिन अगर हम वही टॉपिक क्लास 8 के स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा और एडवांस लेवल का होगा। और यही टॉपिक हम सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स को पढ़ा रहे हैं तो वो ज्यादा एडवांस होगा। यानी हमने आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप अपने कंटेंट को लेके चलना है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर्स। पहले हम नॉलेज की तरफ जाएंगे, फिर हम कॉम्प्रिहेंशन, इसके बाद एप्लीकेशन की तरफ जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता हम स्टेप वाइज बच्चों को लेके चलेंगे। तो इजी टू डिफिकल्ट, नॉन टू अननोन और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमारी एक्टिविटीज होती जाएंगी। जैसे जैसे स्टूडेंट्स का लेवल अप होता जाएगा, एक्टिविटीज, एक्सपीरियंसेस और जो उनकी लर्निंग है वो भी एडवांस होती चली जाएगी, उसको भी एक्सपेंड कर दिया जाएगा। और लास्ट है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का यही मतलब है कि हमने जो अपना करिकुलम को डिलीवर किया है वो इफेक्टिवली डिलीवर हुआ या नहीं, हमारे ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली मीट हुए तो गुड, इसका मतलब है कि हमारा जो करिकुलम है वो अच्छे से डिलीवर हो गया और लर्नर्स ने अचीव कर लिए अपने ऑब्जेक्टिव्स को। इसके अलावा नेक्स्ट मॉडल है डेनिस लॉटरन करिकुलम मॉडल। लॉटरन कहते हैं कि करिकुलम को जब डेवलप करें तो कल्चरल डिफरेंसेस को हमें मद्देनजर रखना चाहिए। उनकी फिलॉसफी ऑफ नेशन को, फिलॉसफी ऑफ स्टेट और जो हमारी कल्चरल नॉर्म्स हैं, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, हमने इन सब चीज़ों को फोकस करना है क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा जो लर्नर है वो किस सोसाइटी से बिलोंग करता है, किस कल्चर से बिलोंग करता है। लेकिन अब ये सारे के सारे क्वेश्चंस को हम इसमें फोकस करते हैं। इस करिकुलम मॉडल के की पॉइंट्स सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, रैशनैलिटी सिस्टम, मोरालिटी सिस्टम, टेक्नोलॉजी सिस्टम, बिलीफ सिस्टम और मैच्योरेशन सिस्टम, ये इसके 9 की पॉइंट्स हैं। अगर हम इनको सिर्फ उनके नेम्स ही याद रख लें तो काफ़ी है, इनके डिटेल में जाना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा एक और मॉडल है डेविस प्रोसेस मॉडल। डेविस प्रोसेस मॉडल को इवैल्यूएशन बेस्ड करिकुलम मॉडल या फिर नीड बेस्ड करिकुलम मॉडल भी कहते हैं। ये भी बाकी मॉडल्स की तरह फोकस करता है लर्नर्स की नीड पे और इवैल्यूएशन पे। इसके मुताबिक जो करिकुलम है जब भी डेवलप किया जाता है तो उसकी कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस रिफ्लेक्शन या कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। ये इन 3 चीज़ों पे बहुत फोकस करता है। इसकी फर्स्ट स्टेप भी यही है, फर्स्ट स्टेज भी यही है कि कंटिन्यूटी ऑफ इवैल्यूएशन, कि जब करिकुलम को कंटिन्यूसली इवैल्यूएट किया जाएगा और उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा तो उसमें इम्प्रूवमेंट के ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, उसके ज़्यादा चांसेस मौजूद रहेंगे। जितना ज़्यादा हम इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, इसमें इनोवेशंस लेके आएंगे, चेंज लेके आएंगे तो हमारा करिकुलम बेहतरी से बेहतरीन की तरफ जाएगा। नेक्स्ट इसका स्टेप है फोकस ऑन प्रोसेस, कि जो भी करिकुलम डिज़ाइन किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके लर्निंग एक्टिविटीज़, एक्सपीरियंसेस और कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन, सिलेक्शन और उसके असेसमेंट प्रोसेस और इवैल्यूएशन, इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखना है कि ये इनकी एक सीक्वेंस में ये सारा का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है। मैक्सिमम एंगेजमेंट ऑफ बोथ टीचर एंड लर्नर। पहले जो मॉडल्स थे कुछ उनमें स्टूडेंट सेंटर्ड और कुछ टीचर सेंटर्ड थे, यानी ट्रेडिशनल जो हमारी फिलॉसफी को ट्रेडिशनल फिलॉसफी पे बेस कर रहे थे, जबकि जो हल्दा ताबा का मॉडल था वो हाईली स्टूडेंट सेंटर्ड था। अब ये मॉडल कहते हैं कि दोनों को, यानी लर्नर को भी और टीचर को भी इक्वली इंगेज होना चाहिए, एक्टिविटीज में इक्वली इन्वॉल्व होना चाहिए। डेलिनेशन ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन की वो ये नहीं कहता कि हम डिटेल में जाएं और
बहुत ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करें, वो कह रहे हैं कि ब्रीफ इवेल्युएशन होनी चाहिए। और सेकंड लास्ट स्टेज है गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, के इन्फॉर्मेशन को हमने डिफरेंट सोर्सेज से गैदर करना है रिगार्डिंग लर्नर्स, रिगार्डिंग द पर्टिकुलर सोसाइटी, मतलब जो हमारी ऑडियंस है, जो लर्नर्स है जिन्हें ये करिकुलम डिलीवर किया जाएगा। और लास्ट स्टेज है प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, कि जो इन्फॉर्मेशन हमने गैदर की है रिगार्डिंग लर्नर्स उनको हम प्रोसेस करेंगे, तभी उनके लिए एक बेहतर करिकुलम डेवलप किया जाएगा और उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये कुछ मॉडल्स हैं। इसके अलावा एक और मॉडल है गैलन सेलर और विलियम अलेक्जेंडर मॉडल, सेलर एंड अलेक्जेंडर मॉडल ऑफ करिकुलम। ये 1964 में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके भी 4 कंपोनेंट्स हैं। एक सेकेंड जी। तो जो सेलर और अलेक्जेंडर मॉडल है, इसके 4 की कंपोनेंट्स हैं। गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, डोमेन्स, नंबर 1, नंबर 2 करिकुलम डिजाइनिंग, नंबर 3 करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन और नंबर 4 इवैल्यूएशन। ये कुछ सेवरल मॉडल्स हमने डिस्कस किए हैं और इनमें से जो 3 मेजर्स हैं वो हिल्दा ताबा करिकुलम मॉडल है, टेलर का मॉडल है और डीके व्हीलर का मॉडल है, जिनके बारे में ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। और कल एक क्वेश्चन हुआ था कि फैंटम करिकुलम क्या है। तो ये भी एक इनफॉर्मल करिकुलम की ही टाइप है, जो भी हम अपने इर्द गिर्द लोगों से सीखते हैं, गली मोहल्ला घर वालों से या किसी भी मेंबर से, किसी भी सोसाइटी के मेंबर से जो हम देख के सीखते हैं वो क्या है, फैंटम करिकुलम ही की एग्जाम्पल है। अच्छा, लर्नर्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं। विजुअल लर्नर्स हैं, ऑडिटरी लर्नर्स हैं, कैनेस्थेटिक लर्नर्स हैं। जब हम ये करिकुलम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि उसमें लर्नर्स की नीड्स को फोकस करना है, लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर कौन सा कंटेंट होना चाहिए और कंटेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो इसलिए पता होना चाहिए कि लर्नर्स की 3 टाइप्स हैं। कुछ विजुअल लर्नर्स होते हैं जो अपनी विजन के थ्रू इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और उससे लर्न करते हैं। कुछ ऑडिटरी लर्नर्स हैं और कैनेस्थेटिक लर्नर्स हैं। ओके, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल हम नई क्लास में मिलेंगे आपसे। अपनी दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। सीयर फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड नाबीना अफराद की जदोजहद का मरकज़। बेशक इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करता है। सूरह अन-नजम आयत 39। हम जदीद महारतें सीख कर बाइज्जत कारोबार रोज़गार हासिल करके कौम की माशी बहाली का हिस्सा बनेंगे। सीयर फाउंडेशन के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.blindseer.org blindseer.org। हमसे रब्ता कायम करने के लिए contact@blindseer.org पर मेल कीजिए या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 0370 530 7085 पर वॉइस या टेक्स्ट मैसेज सेंड कीजिए।